नमस्कार, मैं हूं बल्कि जन संवाद, यहां जन संसद होती थी और इसलिए जन संवाद के जगह पर मैंने जन संसद बोल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, देश की संसद में क्या एजेंडा होना चाहिए वो हम इस सभागार में तय करते हैं, बात करते हैं, निर्धारित करते हैं और देश की संसद को उस पर काम करना पड़ता है। ये इस सभागार का आज तक का इतिहास है। और इसलिए इस बार भी हमने जब घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जून में, सभी ने कहा था कि यह मुद्दा बहुत पुराना है, यह दोबारा गर्म नहीं होगा। लेकिन न्यायालय ने भी बोल दिया है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना ही होगा। इसलिए हमारा और एक यश है कि ना केवल घुसपैठियों को निकालने के लिए कहा है, बल्कि कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो कोई आया है, वो कितनी भी पीढ़ियां यहां पर जन्म भी क्यों ना दिया हो, कितने भी बच्चे क्यों ना पैदा किए हो, वो सभी घुसपैठी है। डिफाइन हो गया है। अब बात है इनको बाहर निकालने की, क्योंकि 10 करोड़ लोगों को किसी अपने देश में पालना, ये किसी बीमारी को पालने से कम नहीं है। और इसलिए आज मेरे साथ यहां चर्चा करने में सेना के पूर्व कर्नल, पुलिस अधिकारी, एसीपी स्तर पर रहे हुए, आध्यात्मिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से सभी लोग हैं, साहित्य क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता है। और हम सब मिलकर बात करेंगे कि क्या घुसपैठी तय करेंगे भारत का भविष्य। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने महाराष्ट्र में जनता एनआरसी आंदोलन चलाया। पहला फेज महाराष्ट्र, उसके बाद बाकी देश। उस फेज में हमारे ध्यान में आ गया कि देश के कई कई विधानसभाओं में हजारों लोगों को शिफ्ट करके लाया गया था। जैसे हिंगन घाट नाम का विदर्भ का एक विधानसभा क्षेत्र है, 7,000 लोग 3 महीने में वहां पर नए लाकर बसाए गए। अर्थात वो लोग तय करेंगे कि कौन विधायक चुनकर आएगा। इसलिए आज हम ये मुद्दा चर्चा पर ले रहे हैं और हमारे साथ जो अतिथि है, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। मैं पहले कर्नल शैलेंद्र जी के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी, आपके साथ पहली मीटिंग हुई थी कि हमने जनता एनआरसी करनी है, तब कई लोगों ने भी कहा था कि ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फाइनली मुद्दा गर्म हो ही गया है। वो सब चल रहा है, आप डायरेक्ट बात करिए। हाँ, जय हिंद, नमस्कार। मुझे आज भी याद है कि हमने तकरीबन 6-8 महीने पहले इस पर बात करी थी और तब भी मैंने आपको यही बोला था कि इसमें फौज को इन्वॉल्व करिए। फौज की आवाज सीधी होती है। यस। कोई दाएं बाएं नहीं देखते, पॉलिटिक्स नहीं देखते, लोकल पॉपुलेशन नहीं देखते। अगर घुसपैठिए मेरे देश के लिए खतरा है तो उस खतरे का इंचार्ज आपको मुझे बनाना चाहिए, मेरी फौज को बनाना चाहिए। क्योंकि फौज सिर्फ एक बात समझ आती है, एक ही बात समझती है कि मेरा देश सिक्योर है या नहीं है। आप पॉलिटिकली डिसाइड करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करिए, जिस तरीके से आप चाहें आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपने उन्हें नाम घुसपैठिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट घुसपैठिया बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, तो फिर बचा क्या है? और वो गैर कानूनी तरीके से ही आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि बॉर्डर इन्वॉल्व है तो उन्हें रिस्पेक्टफुली अपने बॉर्डर के दूसरी तरफ जहां से वो आए हैं, हमारा भेजना हमारी ड्यूटी है, हमारा राइट है। और इस राइट के लिए एज अ फौजी मैं कहता हूं कि आप हमें मौका दीजिए, ये काम हम करके देंगे। बिल्कुल। आप सीमा पर खड़े रहते हैं और एक एक घुसपैठिया अंदर न आए, इसके लिए हमारे कई जवान बलिदान होते हैं। इतिहास में भी हमने देखा है, वर्तमान में भी देखा है। कश्मीर की बॉर्डर हो या बांग्लादेश की बॉर्डर हो या अन्य जगह पर भी सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारा समुद्र में भी है, एक एक व्यक्ति ना घुसे, इसलिए कितनी पेट्रोलिंग पर कॉस्टिंग दी जाती है। लेकिन आज 10 करोड़ लोग घुस चुके हैं। इसका मतलब सोचिए कि अब तक सीमा पर एक एक व्यक्ति को रोकने के लिए जो बलिदान दिया गया था वो व्यर्थ गया ना, यही हमको कहना पड़ेगा। तो ये हम व्यर्थ ना जाने दे, इसलिए भारतीय सेना के जवानों को हमने सबसे पहले अप्रोच किया। और महाराष्ट्र में 2.5 लाख पूर्व सैनिक हैं, जनरल, उसमें जिन्होंने उरी का स्ट्राइक किया था, उनको भी, राजेंद्र जी, उनको भी हमने इस टीम में लिया है। कई कर्नल हमारे साथ है, कई जनरल है, कई लेफ्टिनेंट जनरल है। तो सब लोगों को, सेना के अधिकारियों को लेने का उद्देश्य यही था कि उन्होंने सबसे पहले घुसपैठिया को फेस किया होता है। 100%। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहां आती है कि जहां आप फौज को ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे क्लियरिटी के साथ,
ना आने दिया जाएगा, पहली बात। और जिन्हें हमें बाहर भेजना है उन्हें बाहर भेजना ही है। आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस, पब्लिक कंसेंसस इस पर बनाना पड़ेगा। आप मानिए मेरी बात, चाहे छोटे, मैं आपको श्रीनगर का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमने ये बांग्लादेश बॉर्डर पर देखा, हमने इसे म्यांमार बॉर्डर पर देखा। म्यांमार से लोग आने बंद हो गए, बांग्लादेश से आने। मैं तो कह रहा हूं कितना ह्यूमैनिटेरियन कॉज है इस समय कि जब बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जा रहा है, हजारों की तादाद में वो बॉर्डर पर आए, क्रॉस नहीं कर पाए। ये है फौज की ताकत। जब तक आप एज अ सरकार नहीं बोलेंगे तब तक हम उसे अच्छा, आप सैनिक है, और मैं थोड़ा दर्शकों को क्लैरिटी भी दे दूं कि सीमा पर पहले बीएसएफ फ्रंट पर होती है, उसके बाद आपका रोल आता है। तो बीएसएफ कैसे ऑपरेट करती है? क्योंकि आज हमारे पास कोई बीएसएफ का अधिकारी नहीं, हम अगले शो में जरूर लाएंगे। बीएसएफ जहां कहीं पर बॉर्डर्स में काम कर रही है वो इन एफिलिएशन आर्मी के साथ काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। मैं ये बात जरूर मानता हूं, जहां फेंसिंग है वहां पर पेट्रोलिंग बीएसएफ कर रही है, लेकिन उसके इमीडिएट पीछे आप हर जगह पाएंगे। नहीं तो इसका मतलब बंगाल में जहां फेंसिंग नहीं है वहां बीएसएफ नहीं है, सेना है? नहीं, वहां सेना नहीं है, वहां बीएसएफ है। हाँ। वहां बीएसएफ है और वहां लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है। लेकिन आपने अभी तक फौज को यह काम नहीं दिया है कि बॉर्डर की फेंसिंग और नॉन फेंसिंग एरियाज को आप प्रोटेक्टेड रखें कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। क्योंकि उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग से बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से आप देखते हैं कि हम भी चाहते हैं, चाहे इवन अगर आप श्रीनगर और जेएनके में भी देख ले, हम सारा क्रेडिट बीएसएफ को देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ आगे है। जो टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक पोस्ट है सिर्फ वो हम अपने पास रखते हैं, जहां से हमें मालूम है कि अगर किसी तरह का इमीडिएट अटैक आ गया, ऑर्गेनाइज्ड अटैक आ गया पाकिस्तान आर्मी या किसी का भी, उसको रोकने के लिए हम स्ट्रैटेजिक जगहों को अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं जहां से हम लॉन्च भी कर सकते हैं। बट एज फार एज बंगाल अगर आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश बात कर रहे हैं, अगरतला बात कर रहे हैं, ये वो पोरस बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ का एक्सक्लूसिव रोल आगे दिया गया है। बिल्कुल। और बंगाल की जब बात होती है तो ममता की बात होगी, पहले वामपंथियों की होती थी और वामपंथियों ने इनको दामाद बनाकर अपने यहां पर रखा और अब तो ममता बनर्जी उनके बेटे बनाकर रख रही क्योंकि उनको घर भी दे रही है। हमारे साथ पुलिस के दो अधिकारी उपस्थित है। सुभाष वत्स जी एसीपी रहे हैं, दिल्ली में स्पेशल सेल में काम कर चुके। सुभाष जी, पुलिस का रोल अंदर आने के बाद का है, खास करके उनको खोजना, सर्च करना, डिटेक्ट करना और मेरे ख्याल से डिपोर्ट करना भी पुलिस का ही रोल है। थोड़ा आप क्लियर करिए। जय हिंद। थोड़ा पास में लीजिए ऐसा। जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने इतना अच्छा ये एजेंडा तय किया है, ये संसद रखी है। मैं पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा कि हम पत्ते तो पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ों में नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात है, पुलिस में इसके ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था अभी तक नहीं है। कुछ छोटी छोटी टीमें जो एक एक दो दो पकड़ती रहती हैं पर उनकी डेप्थ में नहीं जाती हैं। इसके पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कम से कम उनको जो आधार दे रहे हैं, जो उनको बुला के बसा रहे हैं, हम वहां तक नहीं जाते हैं। नहीं, आपने इस विषय पर जमीन पर देखा होगा कि आंकड़े बहुत है। जैसे अगर आपने दिल्ली में काम किया तो दिल्ली में 50 लाख के आसपास घुसपैठी है, मुंबई में 40 लाख है, देश में 10 करोड़ है। भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय में 92 में दिल्ली गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि यहां पर 50 लाख है तब, और आज तो उसकी संख्या मल्टीफोल्ड हो चुकी है। हाँ, मतलब ये संख्या मल्टीपल हो चुकी है। मैं 50 लाख ही पकड़ लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब दिल्ली के पॉपुलेशन को अगर हम दिल्ली लुटियन जोन में रहने वाले, दक्षिण दिल्ली में रहने वालों को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कौन सा ऐसा एरिया है दिल्ली में जहां इसकी संख्या सबसे ज्यादा है? शुरू में पहले सीमापुरी में हुआ करते थे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी, उसके बाद साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का शाहीन बाग एरिया है, और दिल्ली की पेरीफेरी पे जितनी झुग्गी बस्ती हैं उनमें सब मैक्सिमम लोग आजकल घुसपैठी हैं, रोहिंग्या आके बसे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उनको अगर पकड़ लेते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, कहते हैं हम तो बंगाल के हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो साथ साथ ये लिंक करे कि बंगाल के हैं भी कि नहीं है। कि पुलिस को ये पता नहीं कि वो जो बोलता है वो बंगाली भारत की बंगाली है, मतलब पश्चिम बंगाल की है, yes, yes. या बांग्लादेश की है। हमने उसके लिए कॉल सेंटर शुरू किया है और उसका रिकॉर्डिंग करके हमको लोगों ने भेजना है। वहां पर हमारी टीम बताएगी कि ये जो बोल रहा है ये बंगाली पश्चिम बंगाल की है या बांग्लादेश की है। पुलिस को भी नहीं पता है। और मैं दर्शकों को कहूं कि इसके लिए कॉल सेंटर नंबर है 8750882244।
इस नंबर पर अगर आपको घुसपैठिए कहीं पर मिलते दिखते हैं तो आपको सारी जानकारी देना, उनको पहचानने के लिए हमने 10 स्टेप्स ली है, वो सारी इस पर बताई गई है। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। हाँ। नहीं, आपने ठीक किया, बट व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए ताकि देखिए, अगर सरकार से डिले हो रहा है, मैं ये कहता हूं हमेशा, शिवाजी महाराज होते, महाराणा प्रताप होते, इस देश के बड़े बड़े हमारे रक्षक होते, तो क्या वो दिल्ली के तख्त से आदेश निकलने की प्रतीक्षा करते? नहीं, प्रतीक्षा तो नहीं करते, पर इसके इन्होंने तो बड़े रिस्पेक्टफुली कह दिया कि उनको तो भेज देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लात मार के बाहर निकालना चाहिए। नहीं सर, एक बात है, उसको ले लेते हैं, उनका डिस्पोजल ठीक नहीं हो पाता है। उसके डिस्पोजल की भी थोड़ा मेरा अनुभव बताऊं, मतलब मेरा अनुभव इन द सेंस, मैंने जब मैं एबीवीपी में काम करता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। हम आसाम की सीमा तक भी गए थे। महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना की सरकार बनी तो उन दिनों इन लोगों को ट्रेनें भर भर के बंगाल के बॉर्डर तक लेकर जाते थे और मुंबई पुलिस उनको लेके जाती थी। मुंबई पुलिस वापस ट्रेन से आती थी, इसलिए दूसरे दिन में पहुंचती थी, 2.5 दिन बाद। लेकिन घुसपैठिए हवाई जहाज से आते थे और मुंबई पुलिस के पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि वहां पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसका रोल उसमें आ जाता था और उनको डिपोर्ट करने नहीं देते थे। नहीं, बट उनको यहाँ शेल्टर देने वाले जो लोग हैं, जब तक हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे तब तक ये समस्या नहीं रुकेगी। बिल्कुल। वेद भूषण जी दूसरे एसीपी दिल्ली में रहे हैं, टीवी पैनलिस्ट है और कई बार इस विषय पर आप पहले भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका दिल्ली का क्या अनुभव है और ये मामला कितना खतरनाक है? देखिए चव्हाण साहब, जो आपका सवाल है, क्या घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य? हाँ, तय कर चुके हैं। पहले भी हमारा इतिहास बताता है। मैं 2 हिस्सों में अपनी बात को रखूंगा। जब से आज देश आज़ाद हुआ 1947 से, पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाए गए। इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया, पासपोर्ट एक्ट बनाया गया, फॉरेनर्स एक्ट बनाया गया, आसाम एकॉर्ड एक्ट बनाया गया और तमाम तरह के नोटिफिकेशन, तमाम तरह की लीगल प्रक्रिया की गई, परंतु हम रोकने में असफल हो गए, फेल हो गए। उसके अलावा अभी आप बीएसएफ की बात कर रहे थे, उसके अलावा बहुत बड़ा संगठन एसएसबी, जिसका एसएसबी है उसको बनाया गया, सशस्त्र सेवा बल का नाम जिसका दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास में लोकल पुलिस होती है। उसके अलावा जो हमारे पास में एक इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, आसाम राइफल्स है। इतना सारा डिपार्टमेंट है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन घुसपैठियों को रोकने के लिए, पर क्या हम रोक पाए? नहीं रोक पाए। हमारा अटर फेलियर सरकार का एक्सपीरियंस रहा, अटर फेलियर रहे, जिस वजह से आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या हमारा भविष्य ये घुसपैठिए जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वो तय करेंगे? हाँ, तय करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि घुसपैठियों ने हमारा इतिहास तय किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां वेस्ट बंगाल में आई थी, वो व्यापार करने के लिए आए थे, वो घुसपैठिए थे। वो अंग्रेज लोग घुसपैठिए थे, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमारे पर सैकड़ों साल राज किया। चंगेज खान, औरंगजेब, दुनिया भरे के हमारे पास मुगल शासक आए, वो कहीं ऊपर आसमान से नहीं आए थे, वो सीमाओं से आके घुसे थे। मुगलों ने सैकड़ों साल तक हमारे पर शासन किया। फिर भी सेना लेकर आए थे, शस्त्र लेकर आए थे, आर्मी लेकर आए थे। ये तो इतना सॉफ्ट किलिंग है कि ये लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं आ रहा है। देखिए, अंदाज तो सब है, पर सरकार अब वो चीज नहीं है जो पहले संभावना थी। अब ये सरकार समझ गई है कि घुसपैठियों को रोकना, और अदालत का भी आपने जिक्र किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि 71 से पहले के जो इस तरह के लोग आए थे उनको निकाला जाए। आपको याद होगा किस तरह आंदोलन हुआ था, सीए एनआरसी याद है आपको? मैं चीज जोड़ देता हूं जी। न्यायालय का दोगला रूप देखिए। इस देश से घुसपैठिए दूसरे भी है जिनका नाम है रोहिंग्या को बाहर निकाला जाए, इसके लिए भारत सरकार भी न्यायालय में गई हुई है जी। आपको पता होगा। लेकिन एक क्या भूषण नाम क्या है उसका, वकील प्रशांत भूषण, अशांत भूषण, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है, कुंडली मारकर कोर्ट बैठा हुआ है। मैं बड़े गंभीर आरोप लगा रहा हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय पे। देखिए चव्हाण साहब, और अभी तक सुनवाई ही नहीं हो रही है। चव्हाण साहब, जयचंदों की कमी नहीं है देश के अंदर। जयचंद को तो आप जानते होंगे ना,
तो ऐसे जयचंद देश के अंदर एक नहीं है, सैकड़ों जयचंद हैं जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर घुसपैठिए आए और दोबारा मुगल शासन आए। आप क्या बात कर रहे हैं, लोगों के सपने हैं बहुत सारे। एक वर्ग की मैं नाम लो तो मुसलमान है, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर वही उस तरह का अकबर का जिस तरह से औरंगजेब का शासन था उसी तरह से शासन हो। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भी घुसपैठ की थी, ये मुगल शासन ने भी घुसपैठ हुई थी, ये मुस्लिम कहीं आसमान से नहीं टपके, ये औरंगजेब और फलां जितने भी आए थे उससे पहले किसका राज था, हजारों साल पहले किसका राज था। स्वामी जी आपको बताएंगे कि इस देश पर किसका शासन होता था। तो ये जो आपका सवाल है ये तय बिल्कुल एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत डेलिकेट इशू है। यदि सरकार ने इसको वक्त रहते एड्रेस नहीं किया, अब आप बात कर रहे थे राजनेताओं की, शर्म आती है दिल्ली के सीएम पर। एक अमानतुल्लाह खान एक एमएलए है जो अभी जेल से आए निकलकर, उनकी पत्नी मरियम जेल से आई है। वहां पर जो रोहिंग्यास का आप नाम ले रहे थे उनको पैसे देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, यमुना को सारा दूषित कर दिया, कब्जा करके रख दिया। सरकार कब जगेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, परंतु उम्मीद है क्योंकि जो एक सरकार इस टाइम देश के अंदर है वो इस दिशा में सोचती तो है। कम से कम बहुत सारी जो अपोजिशन की पार्टी है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु लेकिन हम मोदी सरकार को भी देखिए, हम मोदी सरकार को भी मान कर रहे हैं 10-11 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है, आपकी जो भी प्रायोरिटी होगी, लेकिन हमारी देश की प्रायोरिटी है कि घुसपैठियों को अभी तुरंत निकाला जाए और इसलिए एनआरसी लाई जाए। और मैं दर्शकों को कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में एनआरसी आए तो आप एक मिस कॉल आपको करना है, नंबर है 9209-204-204। इस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपका नंबर हमारे पास समर्थन में रजिस्टर होगा। हम 10 करोड़ नंबर को लेकर भारत सरकार को अप्रोच करना चाहते। हमने 2017-18 में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ऐसा ही कैंपेन चलाया था, तब 8 करोड़ 96 लाख मिस कॉल और सिग्नेचर हमने एकत्र किए थे। इस बार भी हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान आंदोलन देश में चलाना चाहते और इसलिए सरकार की प्राथमिकता में, और ध्यान रखिए अगर मोदी शाह की जोड़ी इसको नहीं ला सकती तो फिर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि समय भी हाथ में नहीं है और ऐसे हिम्मत वाले भी दोबारा शायद ही मिले। और इसलिए एसीपी जी आपका अनुभव है, लेकिन अब मोदी जी को प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है। लाना ही पड़ेगा यदि देश को बचाना है। आपको याद है सीए एनआरसी में क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह से दंगे ऑर्गेनाइज किए गए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इंडिया आ रहे थे तो किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की थी। मैंने आपने कितनी बहस उस बारे के अंदर की है और अब वक्त धीरे धीरे और तेजी से बदल रहा है। जिस तरह से डेमोग्राफी पॉलिटिकल पार्टीज उनको शरण दे रही हैं वोटों के लालच के अंदर, आप देखिए यूपी में अभी इलेक्शन हुआ है 9 सीट के लिए, वहां पर किस तरह का माहौल बनाकर रखा है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं दोबारा, परंतु इस देश का नागरिक हूं और सम्मानित नागरिक हूं और इस देश में पैदा हुआ हूं, इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ हूं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हैं, उनको होश में आना होगा। नहीं तो ये हिंदुस्तान की जो पब्लिक है 74% हिंदू है इसके अंदर, वो यदि जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी, कभी जिंदगी में राजनीति का मुंह नहीं देख पाओगे। तो आने वाला समय हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि हिंदू किस तरफ जाना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है चौहान जी। मैं अभी अमेरिका का चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ है, बस मैं वहीं पर आया है, वहीं पर पहुंच रहा था। हमारे भी बहुत सारे नागरिक कनाडा गए हैं, क्या डिमांड आ रही है, खालिस्तान बनाओ। अरे बनाओ, कनाडा के अंदर बना के दिखाओ ना खालिस्तान, पता लगे कि आप मर्द के बच्चे हो, आप सिख की औलाद हो। वहां पर कनाडा से भाग के आते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, वो छिपे हुए अभी अनमोल बिश्नोई जिसको डिपोर्ट करने की बात चल रही है। तो ये आज पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि किस तरह से इस तरह से जो घुसपैठिए हैं, तमाम देश इस बारे में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी जागना होगा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, फ्रांस में आपको पता है क्या पोजीशन है? वहां पर मुसलमानों ने जीना भारी कर रखा है फ्रांसिस का, किस तरह से वहां पर जलवे और हंगामे हुए हैं। और तमाम यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, इवन जिन्होंने राज्य किया ब्रिटिशर्स ने, वहां जाके देखिए बर्मिंघम में क्या हो रहा है, किस तरह से हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो आने वाला टाइम हिंदुओं को जागना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो अदरवाइज जो हमारी आने वाली नस्ल है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। और आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर और अदालत के अंदर भी ये आवाज बार बार उठाई जाएगी कि इनके बारे में कोई
ठोस कदम उठाए जाएं, अन्यथा ये देश हाथ से निकलने की कगार पर आ चुका है। बांग्लादेश का अभी शैलेंद्र सिंह ने नाम लिया, क्या हालत है बांग्लादेश? आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से मैंने बिंदास बोल और जन संवाद में कोई और मुद्दा लिया ही नहीं है। जैसे इसी सभागार में हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 45 जन संसद के कार्यक्रम लिए थे, और आने वाले दिनों में हम ये करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी हम शांत नहीं होने देंगे। अभी जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी हम सारे सांसदों को अप्रोच करेंगे। मैं दर्शकों को अपील करता हूं, जो लोग इसमें वॉलंटियर बनना चाहते हैं, सांसदों को मिलने के लिए हमने टीमें बनाने का निर्णय किया है, जैसे हमने 18 में भी बनाई थी। सुदर्शन का रिपोर्टर आपके साथ रहेगा, प्लस अब वॉलंटियर के रूप में देश के विभिन्न दलों के सांसदों को जाकर मिलेंगे और कैमरे पर पूछेंगे कि देश के घुसपैठिए कब बाहर निकाले जाएंगे। आप संसद में इसके लिए आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो भी हमको संपर्क करें और हम आपके समय का सदुपयोग करेंगे। खास करके दिल्ली एनसीआर के लोग समय दे, और बाकी जो देश में अन्य जगह पर रहते हैं आपको तो और आसान है, क्योंकि आपके पूरे जिले में एक ही सांसद है, इसलिए आप भी उनको वहीं पर पकड़िए और बोलिए कि जब भी दिल्ली जाओगे संसद के सत्र में तो घुसपैठियों का मुद्दा उठाओगे। हमारे साथ मधुर महाराज जी हैं। महाराज जी, आप भी दिल्ली में रहते हैं और आज आपको हमने हिंदू संतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौहान साहब। आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से केवल सनातन और राष्ट्र का कार्य करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद देता हूं। बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है आपका, घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य। अभी हमारे माननीय कर्नल साहब, एसीपी साहब बड़ी सुंदर बात की है। ये तो बिल्कुल 101% प्रयास होना चाहिए कि एनी वे इनको बाई हुक या बाई कुक बाहर करना चाहिए बिल्कुल भारत देश से। लेकिन इसके साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है कि सेना को क्या पावर है, बीएसएफ को क्या पावर है, या हमारे दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन को क्या पावर है। एक बात की मुझे हैरानी हो रही है कि बॉर्डर पर इतनी सेना लगी हुई है, जहां बीएसएफ, ये काम बीएसएफ का है। अभी एक मेरी पीड़ा, जहां बीएसएफ की बात हुई, जहां सेना की बात हुई, घुसपैठिए वहां से आए कैसे? एक बात। दूसरी बात, जो हमारी अंदर की पुलिस है, घुसपैठिए यहां कर जहां पर अपना निवास बना रहे हैं, हर जगह इतना अब मामला एजुकेटेड हो गया है, फैल गया है। क्या हमारे अंदर के पुलिस को नहीं पता है कि कौन कहां पर झुग्गी बना रहा है, कौन कहां पर बैठ रहा है, कौन कहां पर अपना आशियाना बना रहा है? 10 आप कह रहे हैं 10 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं। 10 करोड़ घुसपैठिए वो किसी ने अपने झुग्गी के अंदर नहीं बसा लिया है। अभी अभी आप कह रहे थे कि यमुना के किनारे कब्जा कर लिया है। क्या हमारे प्रशासन को नहीं पता है? या तो इसमें शासन की कमी है या प्रशासन की कमी है। मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए। सिस्टम की मैं आपसे सहमत हूं, पूरे सिस्टम की कमी पूरे है। सिस्टम कमी है। आप मीडिया को भी जोड़ लीजिए। भारत का मीडिया इस मुद्दे पर नहीं बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, बाहर के देश या मुस्लिम के देश नाराज हो जाएं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि हमें हमारे भारत के शासन और प्रशासन नाराज हो रहे हैं और वो बुलवा रहे हैं मीडिया समाज में जो वो चाहते हैं, जिसमें उनका वर्चस्व हो, जिसमें वो हाईलाइट हो और जिसमें उनकी कुर्सी बची रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात की और आप आध्यात्मिक क्षेत्र से, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि श्री श्री ने इसी यमुना खादर में एक विश्व शांति का कार्यक्रम लिया था और उस कार्यक्रम को लेने के कारण उनको करोड़ों रुपए का फाइन किया गया, शायद 2 करोड़ का फाइन किया गया था। तो वहां पर उन्होंने एक अस्थायी रूप का कार्यक्रम किया, इसलिए उनको 2 करोड़ का फाइन किया गया, जो कि विश्व शांति के लिए था, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए थे। विश्व शांति का अगर कोई कार्यक्रम होता है उसको 2 करोड़ फाइन, लेकिन देश का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय घुसपैठिए वह स्थायी घर बनाकर, कंक्रीट का घर बनाकर रहते हैं। या अभी आपने जैसे कहा कि केजरीवाल का एमएलए उनको वहां पर एक पूरी कॉलोनी बना देता है कि घुसपैठियों की कॉलोनी है, खास करके रोहिंग्या की। कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। महोदय 1 मिनट, कॉलोनी बना कर दे रहा है उनको? कोई राइट है? कोई लीगल पॉइंट उनके पास है? हम केवल एक पार्टी का,
बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन को पूछना चाहिए ना कि आप इनको किस तरह से बसा रहे हैं, आप कॉलोनी किस तरह से बसा रहे हैं, आपको क्या राइट है, ये बात क्यों नहीं प्रश्न उठता है? बिल्कुल 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 होता है। और मैं तो कहता हूं ये, हाँ देखिए, एक घुसपैठिए का भी वोट का राइट उतना ही है जितना आपका और मेरा है। ये जो आधार कार्ड और जिन रोहिंग्यास की और बांग्लादेशीज की बात हो रही है, जब उनके आधार कार्ड, पासपोर्ट, तमाम तरह की फैसिलिटीज भारत सरकार, दिल्ली सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार बनाकर देती है, तो उस रोहिंग्या का और बांग्लादेशी का उतना ही अधिकार है जितना मेरा और शैलेंद्र सिंह और चौहान साहब आपका है। तो दुर्भाग्य है कि इस तरह के जो राजनीतिक पार्टी, हाँ, यही तय करेंगे कि उसका उसका जो तय करेंगे भविष्य, ये वोटर्स तय करेंगे। और ये चाहते हैं कि वोटर्स की संख्या, एक डेमोग्राफिक चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। मुस्लिम, अब मैं आपको, मुर्शिदाबाद एक कंस्टिट्यूएंसी है, आज तक हिंदुस्तान में कभी भी इलेक्शन के अंदर कोई हिंदू वहां से जीतकर नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि डेमोग्राफी में मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर है। आप तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। आसाम का अगला आने वाला आसाम का मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठी होगा, इतनी संख्या है। क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा एक रेक्टिफाई करूं। आधार कार्ड हमने 2-2.5 साल इस सरकार का फॉलो किया, और मैं आपको खुशी की बात बताऊं, अब आधार कार्ड पर लिखकर आता है कि आधार कार्ड नागरिकता डॉक्यूमेंट नहीं है। ये अपना यश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आधार कार्ड अगर कोई दिखा रहा है तो वो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हमारे साथ वकील भी है, और क्योंकि इसमें लीगल वाला फैक्टर भी है, हालांकि अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि आप इनको निकालिए, लेकिन फिर भी आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हिंदू संस्कृति के लिए और सनातन के लिए जो मुहिम उठा रहे हैं इस देश के लिए, इसके लिए भगवान आपको लंबी आयु दे और ऐसे निरंतर चलता रहे। अब आते हैं पॉइंट पे। तो आपका आज का टॉपिक है कि क्या घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना व्यू रखूंगा, क्या हटा दें, घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य अगर यही सर्कमस्टांसेस आगे तक चलते रहे। बिल्कुल। अभी मेरे से पहले जो और पैनलिस्ट बैठे उन्होंने बात की, कुछ आर्मी से थे, कुछ पुलिस से थे, तो हर आदमी का अपना अपना है कि अपने को थोड़ा सा सेव करके दूसरे के ऊपर करते हैं। अभी हमारे कर्नल साहब, ये सारे देशभक्त हैं। नहीं, मैं उनकी देशभक्ति पे बिल्कुल, ये आज भी सीमा पर जा सकते हैं। सर, मैं देशभक्ति पे तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं रहा। मैंने देशभक्ति की बात ही नहीं करी। देशभक्त ना होते तो आपके चैनल पे नहीं आते। मेरा सिर्फ कहना ये है कि मैं इनकी देशभक्ति पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना है कि अभी कर्नल साहब ने बोला कि घुसपैठिए आते हैं और हमें राइट्स दिए जाएं कि वो अंदर ना आए। तो अगर कोई सीमा पार करके आ रहा है और उसके लिए बीएसएफ और एसएसबी अगर बनाई गई है, तो उनको किसने बोला है कि इन्हें आने दो? आप पहले अगर ये कहना कि जी हमें राइट्स दीजिए, तो रिटर्न में कोई राइट्स, कोई गवर्नमेंट और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई ऐसा सिस्टम या कोई कानून नहीं है जो आपको ये लिख के देगा जी इसको आने दो और इसको नहीं आने दो। आप बॉर्डर से जो अंदर आता है वो घुसपैठ है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आज तक पता होगा 4000 को दे दिया और 4 लाख घुस गए। हाँ, तो ये भी तो फैक्ट है। ये भी फैक्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं घुसपैठिए पे। तो पहले तो घुसपैठिए आते कैसे हैं, इस चीज को रोकना है। दूसरी चीज, घुसपैठिए को देश में आने के बाद, अब बॉर्डर से लेके, बंगाल से लेके अगर दिल्ली तक घुसपैठिए आ गए, केरला तक, मुंबई तक। सर, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। अगर दिल्ली तक आ गए तो क्या उनको बीच में कोई पुलिस की चेक पोस्ट, क्या उनको प्रदेश की सरकारें, क्या उनको सिस्टम बीच में नहीं मिला? सब मिले। नहीं, उसके पास एक सुरक्षा कवच, लेकिन नहीं, उसके पास एक सुरक्षा कवच है। उसको दाढ़ी है और ऊपर टोपी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको रोकने की। ध्यान रखिए, वो विशेष समुदाय से बिलोंग करता है, इसलिए वो दिल्ली तक आ गया। और दिल्ली में जो विशेष समुदाय आया नहीं, लाया गया। और दिल्ली में जो उसको सीमा पार करवाई जाती है, भाषा सिखाई जाती है। वीडियो हमारे पास, अगर उसको अब बताए बंगाली वाला, बांग्लादेश वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता है क्योंकि फिल्में चलती है, पता है सब कुछ। लेकिन म्यांमार से आने वाला रोहिंग्या को तो कुछ भी पता नहीं, मराठी का म पता नहीं, गुजराती का ग पता नहीं, वो सब कुछ बोलता है क्योंकि सीमा पर क्रैश कोर्स चलते, उनको 100-200 शब्दों को सिखाया जाता है। ये सब कुछ रेड कार्ड में लिखा है। और ये मजहबी एजेंडा है कि इस देश को गजवा हिंद बनाना है, इसलिए वो विशेष समुदाय का एक एजेंडा है कि घुसपैठिए ही इस भारत का भविष्य तय करेंगे। अगर यही चलता रहा तो। अब बात करते हैं कि उनको पासपोर्ट मिल गए, बात करते हैं उनको आधार कार्ड मिल गए, बात करते हैं उनको वोटर कार्ड मिल गए। हमारे पास पुलिस प्रशासन है,
वेरिफिकेशन होता है। जिस एरिया में जाके कोई भी अगर नया आता है तो एक बीट कांस्टेबल को पता होता है कि मेरी बीट के किस घर में कितने लोग रहते हैं। आप मैं एडिशनल जो एक मिनट में जोड़ देता हूं। हम जब बाहर जाते हैं तो आसपास के देश के जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो अपने देश का नाम नहीं लेते। उनको पूछा जाए ना कहां से आए हो तो भारत का नाम लेते हैं। कई बांग्लादेशी भारत के बाहर हमको मिले। अभी हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में गए थे तो बाजार में वहां पर बांग्लादेशी मिले, ऐसे पूछ ले। हमने कहा देखो अब हम जरा ट्रोल करके देखते हैं। हमने कहा कहां से हो तो बोलता है भारत से है, इंडिया से। भारत नहीं इंडिया बोलते हैं। हमने कहा कौन से शहर से है तो थोड़ा हड़बड़ा गया। एक ने कहा दिल्ली। हमने कहा दिल्ली में कहां से तो बोलता है नहीं बिहारी हैं। बिहारी में कहां से तो फिर उसके ध्यान में आ गया कि आप ज्यादा सवाल पूछ रहे। हंसने लगा, वहां तो कुछ होगा नहीं। तो उसने कहा कि हम तो बांग्लादेशी हैं लेकिन इंडिया के पासपोर्ट को वजन है। ऐसे कई बांग्लादेशी वर्ष में पकड़े जाते हैं जिनके पास 2-2 पासपोर्ट होते हैं। व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, घुसपैठियों की नहीं कर रहा हूं। मतलब व्यापारी भी बांग्लादेश के भारत का पासपोर्ट रखते हैं। सोचिए तो सर तो हमारी सिस्टम कितनी, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर हमारे यान जा रहे हैं, लेकिन हमारी देश की मतदार सूची हम डिजिटलाइज नहीं कर सके। एक आदमी कितनी विधानसभाओं में मत करता है पता नहीं है। हमारा डिजिटलाइजेशन इनको सेफगार्ड करा है। डिजिटलाइजेशन अगर अभी सबसे गति से अगर कहीं करना जरूरी है तो देश के नागरिकों का करना चाहिए और उसके लिए एनआरसी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर। आज मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट क्लियर करता हूं। 1951 का जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी और माइग्रेंट एक्ट है, ट्रीटी जो है, उसको 145 कंट्रीज ने साइन किया था, इंडिया ने नहीं किया था। लेकिन जब बात आती है कि ये घुसपैठिए आए कहां से, मैं उसको टैकल कर रहा हूं। 1970 बाद उसके बाद से आप देखेंगे कि ये घुसपैठिए आए थे। इनको रोकना नहीं है इसलिए क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं टेम्पररली। अब वो उसकी डेट थी। हाँ, उसकी डेट 25 मार्च 1971 थी। जी, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये हम उस समय विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त करी थी कि हम ह्यूमैनिटेरियन कंट्री हैं। तिब्बतीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। रिफ्यूजीज बांग्लादेश सीधे म्यांमार से पहले जो आते थे, अब वो बांग्लादेश के थ्रू आते थे। बांग्लादेश के साथ उस समय हमारे रिलेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट चल रहे थे। ये जो आज आप गिन रहे हैं 10 करोड़, ये उस समय यूनाइटेड नेशन के सर्वे में जो रजिस्टर किए गए थे वो किए गए थे टोटल मिलाकर 7,000, उनका ऑफिशियल फिगर था। और इंडिया के लिए उन्होंने फिगर दिया था 40,000 जो कि आया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया आए थे। 3.5 मिलियन माइग्रेंट्स जो थे वो म्यांमार से 5 कंट्रीज में गए थे, एक अकेली कंट्री में नहीं गए थे, पूरी दुनिया में है वो। इसलिए आज की तारीख में अगर हम इस बात को इवैल्यूएट करें, मुझे लगता है आज घुसपैठ नहीं हो रही है, ये घुसपैठ ऑलरेडी हो चुकी थी। हाँ, मतलब आज कम है तुलना में, सिटीज में हो रही है अब। हाँ। अब वो सिटीज में एंटर कर रही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का भविष्य अगर पॉलिटिकली इन्हीं लोगों के द्वारा डिसाइड होगा तो बिल्कुल होगा। आप इन्हें सिलेक्ट कर मुझे हैंडओवर करिए, इसको कैसे बाहर भेजना है वो मेरा काम है। बिल्कुल, वो वापस ना आए ये मेरा काम है। अच्छा, अभी आप कई वीडियो हमने दिखा है कि यहाँ दिल्ली में खास करके जिसका उल्लेख अभी एसीपी साहब ने किया, जहां पर शाहीन बाग, वहां की वीडियो है हमारे पास, जहां पर वो लोग कहते कि हम फ्लाइट से आए, ट्रैवल वीजा पे आए। सोचिए, मतलब आप आज तो ज्यादा भारत का वीजा या भारत की नागरिकता का कीमत इतना हेवी है, बड़ा है कि एक 10-15 हजार रुपए की फ्लाइट में भारत आ जाता है। बांग्लादेश से आदमी, ढाका से दिल्ली आना कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। और यहाँ आ गया, बस पासपोर्ट फाड़ दिया, बात खत्म, हो गया यहाँ का नागरिक। खुलेआम कैमरे पे लोग बोल रहे हैं। मतलब उनको अब इतना आश्वस्त हो, इतनी गारंटी है उनको इस देश के सिस्टम पे कि उनको लगता है हमको कोई बाहर नहीं निकालेगा। और मुझे लगता है यही चुनौती का समय है और यही सही समय है कि हम लोगों ने, देशभक्तों ने, सुदर्शन ने, सबने इसमें उतरना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जरा आप अनुराग जी, घुसपैठ इस विषय पर क्या एजुकेशन क्षेत्र में कोई चर्चा होती भी है या नहीं होती है? जी, मैं पूरा इसके ऊपर आपको एक अपना व्यू प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो इसकी कोई चर्चा नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में कहीं कोई चर्चा नहीं है।
उनके लिए ये कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर बहुत सुखी हैं, एजुकेशन वाले जो हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये एक मैं आप में जोड़ देता हूं एक बात। मेरे पास आज एक बड़े बैंक की बड़ी अधिकारी आई थी और ये लोग तो करोड़ों रुपए में डील करते, तो मैंने उनको कहा कि आपको पता है ऐसा भी हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बताए मत, हम डर जाएंगे। तो ये मानसिकता हमारे देश के लोगों की, सज्जन लोग हैं, टैक्स दे रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बड़ा खतरा सुनामी की तरह उन तक आ रहा है, वो उनसे अनजान है, इनोसेंट है। लेकिन उनका यही, हिंदू तो भी इनोसेंट था ना, अनजान था। जब विभाजन हुआ था, गांधी के भरोसे बैठा था कि विभाजन नहीं होने देंगे, गांधी ने कहा है तो नहीं होगा, हो गया, मरे, मारे गए, ट्रेनें भर भर के आई। तो इस समय शिक्षा क्षेत्र, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक्टिविज्म का गढ़ माना जाता है, ऐसी जगह पर भी अगर कोई चर्चा नहीं है तो फिर बाहर क्या होगी? जी बिल्कुल, वो डरते हैं। हाँ। ये तो बात है। दूसरा, मैं जो सारा सुन रहा था अभी, ये एक बड़ी भारी समस्या और ये ग्लोबल समस्या है। तो किसी भी इस प्रकार की, इस मैग्नीट्यूड की समस्या को हैंडल करना है तो इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि सुझाव आए अभी सारे, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका जो मुझे जो लगता है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ इसका इंटरनेशनलाइजेशन करने से ही निकलेगा। आज की डेट में अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब दोबारा आए हैं। ट्रंप साहब का जो बेसिक एजेंडा है, जिसके ऊपर वो जीत के आए हैं, सबसे बड़ा वो ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, उनको बाहर निकालना है। उनके तो जीतकर आने भर से लाइनें लगी, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। हाँ, लाइनें लगी है, लाइनें लगी है। इसके अलावा चूंकि जो इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं और जो ये सीरिया वगैरह ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से भर भर के जो माइग्रेंट्स हैं वो गए हैं यूरोप के अंदर, और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस के अंदर इस मैग्नीट्यूड के दंगे हुए हैं कि जो दंगे हमने यहाँ पे हिंदुस्तान में भी नहीं देखे हैं। तो नतीजा क्या है कि आज की जो तारीख है उसके अंदर ये सब सरकारें इसके ऊपर कंटेम्पलेट कर रही हैं कि इस माइग्रेंट्स को लेके एक पूरी पॉलिसी बनाई जाए। स्पेन जैसा देश जिसमें कि 40% इस्लामिस्ट हैं, जिनके वो हैं, वो तक परेशान है, फ्रांस परेशान है, बेल्जियम परेशान है, जर्मनी परेशान है। तो ये सारे के सारे, गद्दाफी जिसने एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि 2035 तक यूरोप विल बी ग्रीन। नहीं, उनका पूरा स्टेटमेंट बताता हूं, दर्शकों को पता होना चाहिए। उसने कहा कि हम कोई फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं खरीदेंगे, हम कोई टैंक नहीं खरीदेंगे, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे, कोई सेना को मजबूत नहीं करेंगे, हमको यूरोप पर कब्जा करने के लिए आर्मी नहीं, बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं चाहिए। ये उसका स्टेटमेंट था, ये उसका स्टेटमेंट, और वही हो रहा है, वही हो रहा है आज यूरोप का। इसके तो चूंकि हमारा जो इंटरनेशनल एक जो स्टैंडिंग है वो बनी है पिछले 10 सालों के अंदर, खासकर हमको उसको फायदा उठा के, और हमको पहले तो वो ट्रीटी पे साइन करना चाहिए, यूएन वाली जो ट्रीटी है उस पे साइन करें, और इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बना के, चूंकि अगर ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा तो सारे देश इसके ऊपर विचार करना शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, मैं इस पे थोड़े अलग राय रखता हूं। हालांकि आपके सुझाव का स्वागत है और हम मंथन करने बैठे तो सारे ही सुझाव लेने चाहिए, लेकिन क्या ट्रंप ने किया इंटरनेशनल कोई संवाद? नहीं। क्या इजराइल ने किया? नहीं। हम क्यों करें? हम अपने देश की गंदगी बाहर निकालने के लिए निकले और चल पड़े। रही बात मुस्लिम देशों की, तो मुस्लिम देशों के पास नैतिक बल नहीं है। ये सारे घुसपैठिए, खास करके रोहिंग्या, भारत में आने के पहले इन्हीं देशों के पास गए थे, सऊदी गए थे, सभी मुस्लिम देश गए थे, दुबई गए थे, पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान ने तक इनको नहीं लिया, तो हम उनको क्यों पूछे जिन्होंने नहीं लिया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो सुझाव आए हैं वो पूरी तरह चालू हो रहे हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म रूप में भी हम लागू करवाएं, क्योंकि अगर ये ग्लोबल मूवमेंट बन जाती है तो फिर हमारे लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अपने जो हैं वो उनको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, मेरा सिर्फ ये कहना है। बिल्कुल, और मैं सहमत हूं, और इस विषय पर हम एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने की दिशा में भी जाएंगे। मैं आपके पास आता हूं, डॉक्टर निवेदिता कवयित्री, और हमने तय किया है कि हम अब जन संवाद में कम से कम 1-2 कवियों को भी बुलाएंगे, ताकि जरा जो शब्द निकले, जो हम तर्कों, तथ्यों और मुद्दों के साथ बात करते हो, भावनाओं के साथ भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर निवेदिता, घुसपैठ पर कविता आपने बनाई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और चौहान सर को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए वो जो काम कर रहे हैं वास्तव में प्रशंसनीय है। और आज का विषय और
शायद उनकी वजह से ही शायद ये घुसपैठ पे पहला गीत होगा, किसी कवि या कवित्री ने घुसपैठ पे गीत नहीं लिखा होगा। तो इस सारी बातों को जो अभी तक आप लोगों ने सुनी, उसको एक गीत के माध्यम से मैं कहने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरह से घुसपैठी आते हैं और क्या क्या समस्याएं ये हमारे देश में पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हर कवि कवित्री यही चाहता है कि घुसपैठिए यहाँ से निकले और फिर वापस कोई भी घुसपैठिए यहाँ पर ना आए। सुनिएगा, साथ में तालियों से साथ दीजिएगा तो और आनंद आएगा। बिल्कुल। भारत माता की खुशियों को भेंट न करने देंगे, भारत माता की खुशियों को भेंट न करने देंगे, इसकी पावन भूमि पर घुसपैठ न करने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे, भारत की पावन भूमि पर घुसपैठ न करने देंगे, हम घुसपैठ न करने देंगे। चोरी चुपके आ जाते हैं करके सीमा पार, चोरी चुपके आ जाते हैं करके सीमा पार, हुआ अभी तक नहीं इनका कोई भी उपचार, हुआ नहीं है अभी इनका कोई भी उपचार, पर अपनी धरती पर इनको, पर अपनी धरती पर इनको हम ना बसने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे। जनसंख्या के बोझ तले धरती दबती जाती, जनसंख्या के बोझ तले धरती दबती जाती, पहले से ही कितनी ज्यादा है अपनी आबादी, पहले कितनी ज्यादा है अपनी आबादी, भारत माता का ये बोझा, भारत माता का ये बोझा और न बढ़ने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे। और देखिए ये आते कैसे हैं और बाद में इनकी क्या स्थिति हो जाती है, सर को झुका कर आते हैं और फिर मालिक बन जाते, सर को झुका कर आते हैं और फिर मालिक बन जाते, देश विरोधी ताकत से आकर के हाथ मिलाते, देश विरोधी ताकत से आकर के हाथ मिलाते, श्वेत कबूतर के पंखों को, श्वेत कबूतर के पंखों को लाल न करने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे। और सारी परेशानी जो भी मैंने चर्चा सुनी, बाहर की कम हमारे भीतर गद्दार ज्यादा है, अगर भीतर इनको संरक्षण ना मिले तो कोई ताकत नहीं है कि इस देश में ये रह सके या प्रवेश कर सके, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और आगे कहती हूँ, और इसी तरह यही नहीं, घुसपैठ केवल बांग्लादेश नहीं, चीन भी करता है, तो सबकी भी बात मैं अपनी दो बंद में कहने की कोशिश करूंगी कि बाहर के दुश्मन से तो सेना समझा देगी, बाहर के दुश्मन को तो सेना समझा देगी, पर भीतर के सांपों से जनता ही निपटेगी, पर भीतर के सांपों से जनता ही निपटेगी। इन जहरीले सांपों, करो सांप कौन है जहरीली, आप समझ जाइए, मैं कहूंगी नहीं, इन जहरीले सांपों को जहर न भरने देंगे, घुसपैठ न करने देंगे, हम घुसपैठ न करने देंगे। राम कृष्ण की धरती है ये, इससे हमको प्यार, राम कृष्ण की धरती है ये, इससे हमको प्यार। और जितने देशभक्त मेरी अगली पंक्ति से सहमत होंगे, राम कृष्ण की धरती है ये, इससे हमको प्यार,
घुसपैठ न करने वाह वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। भारत माता की मैं देश भर के कवियों को अपील करता हूं, आपकी प्रतिभा इस देश को जगा सकती है और हर युद्ध समय में कवियों ने भूमिका निभाई है। और इसलिए जैसी कविता अभी घुसपैठ पर यहाँ पर हुई, देश का हर कवि कम से कम एक मंच पर एक बार एक घुसपैठ की कविता करे और हिंदुस्तान को जगाने का काम करे, तो इस देश के आम लोगों पर भी, लोगों तक भी यह मुद्दा जाएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे अपील पर देश के कवि, देशभक्त कवि जरूर प्रतिसाद देंगे। और जो भी कवि किसी भी मंच पर ऐसी घुसपैठ के विरुद्ध कविता करेगा तो उस कविता का प्रसारण सुदर्शन पर हम करेंगे, यह भी मैं घोषणा कर देता हूं। अब हमारे साथ कुछ अन्य अतिथि भी हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक, मैं भी कवि हूँ। हाँ। तो राष्ट्रभक्त कवि होने के नाते कुछ पंक्तियां घुसपैठ पर ही जो है, आज क्या घुसपैठिए तय करेंगे भारत का भविष्य, जन संवाद का विषय है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आप एक ज्वलंत मुद्दे को यहाँ जनसंवाद में उठा रहे हैं, ये बहुत ही जागरूक करने वाली बात है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक केवल सरकारें आंख मूंद करके सोती रहेंगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को, नेताओं को जगाना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो घुसपैठिए बने रिपु घातक, घुसपैठिए आज हमारे देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं। तो घुसपैठिए बने रिपु घातक, रोकें भारतवर्ष की उन्नति, और गद्दार रुकावट अवरोधक, बाधित करते समृद्धि प्रगति, और दीमक बनकर चाट रहे धन धान्य हमारे राष्ट्र का, दीमक बनकर चाट रहे धन धान्य हमारे राष्ट्र का, इन्हें करो चिन्हित और भगाओ, जो रोके निस्दिन उड़ान गति, जो रोके निस्दिन उड़ान गति। हमारे देश की सारी धन धान्य को, हमारे देश की संपत्ति को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। तो जोश उत्साह उमंग भरा हो जनगण मन में हर्ष की, जोश उत्साह उमंग भरा हो जनगण मन में हर्ष की, और भूमंडल में चमके भाल भारत के उत्कर्ष की, और जल्द से जल्द निदान करो समृद्ध राष्ट्र को करने हित, और घुसपैठ बनी है विकट समस्या भावुक भारतवर्ष की, घुसपैठ बनी है विकट समस्या भावुक भारतवर्ष। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जरा। हाँ, विवेकानंद दीक्षित जी इस अभियान से जुड़े हैं और नासिक, उत्तर महाराष्ट्र में खास करके इस विषय पर लंबे समय तक रहे और बड़ा विकराल रूप देखा। क्योंकि मैं नासिक का, विवेकानंद जी वहां थे इसलिए आंकड़ा बताता हूं। वहां पर 5 वर्ष पूर्व, केवल 5 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में 18,500 मुस्लिम वोटर था, 18,500 केवल 5 वर्ष में, और अभी 84,000 हो गया है। इतने लोग पेट से पैदा नहीं हो सकते इतनी संख्या में। तो सोचिए कि आखिर कौन तय कर रहा है। उसका एग्जिट पोल का भी रिजल्ट मैंने आया, और नासिक के जिन राजनेताओं ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया वो हार रहे हैं। 23 को पता चलेगा। हाँ, इस विषय में ये ठीक है कि आधार कार्ड आज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आधार कार्ड बन जाने के बाद भारत की कोई सुविधा ऐसी नहीं जो उसको मिल नहीं पाती। आधार कार्ड बन गया तो उसका पैन कार्ड बनेगा, पैन कार्ड बना तो राशन कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बना तो उसकी। अच्छा, एक अपडेट देता हूं क्योंकि आपने राशन कार्ड का नाम लिया। आज भारत सरकार ने, मैंने आज इसका अपडेट लिया है, ये कल तक परसों तक हो चुका है, सारे आधार कार्ड को, राशन कार्ड को डिजिटलाइज किया गया है। अभी तक के डिजिटलाइजेशन में जिसमें 100% नहीं हुआ है, कुछ परसेंट हुआ है, उसमें भी 6.5 लाख नकली राशन कार्ड बंद किए गए हैं। हम सरकार का धन्यवाद भी करें कि ऐसा कुछ कम से कम हुआ है। सोचिए कि पिछले 3 साल से 6.5 लाख कितना किलो राशन इस देश का खा चुके हैं, डकार चुके हैं। हाँ जी, तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीज समझ में आ रही है, आम ये जो जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य है, केवल इनको नागरिकता प्रदान कराना नहीं है, उनको वोटर बनाना। और वोटर बनाने में जो आधार कार्ड ये महत्वपूर्ण है। और आधार कार्ड बनाने के लिए जो एक सुविधा मिली है राजनीतिक दलों को, कोई भी यानी जो नगर सेवक है वह भी अगर लिख कर देता है तो उसका राशन कार्ड बन जाता है। तो ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये
विधायक हो, नगर सेवक हो, नगर पंचायत का हो, जो भी ये लिख कर दे रहा है, और अगर ऐसे राशन में पकड़े जाते हैं आधार कार्ड तो उन पर भी कार्रवाई हो। सुधार किया गया है। पहले ऐसा दिया जाता था, अकेले मालेगांव के एमएलए ने एक वर्ष में 35,000 लोगों को दिया था। ये ओवैसी का जो सांसद है, पहले वहां संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से विधायक था, 15,000 लोगों को दिया था। अब कोई भी पत्र के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो पीछे दिया गया है, हाँ, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जांच हो, उनकी जवाबदेही तय हो, और बाकायदा ये देशद्रोह है, केवल एक सामान्य किसी का आधार बनवाना नहीं। ये आप जानबूझ करके संवैधानिक पद पर रहते हुए आप देशद्रोह कर रहे हैं, और इसलिए उस देशद्रोह को उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। देश के अन्य क्षेत्र से भी हाँ। हेलो सर, मेरा नाम रुचिका है, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। तो जिस बारे में आप बात कर रही है वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसको रोक कैसे सकते हैं? कितने लोग होंगे? मतलब आसपास दिखाई देते हैं। मतलब अभी ऋषिकेश में साधु संतोष की दाढ़ी के बजाय घुसपैठियों की दाढ़ी ज्यादा दिख रही है। मैं बोल रही हूँ। तो ये ऋषिकेश वाले चिंतित है कि इसको लेके? सर चिंतित तो क्यों नहीं है, पर इस पे क्या किया जा सकता है उसको रोकने के लिए? बिल्कुल। तो उस गांव के लोगों में जब लोग आकर बस गए, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसको जगह नहीं देनी चाहिए। तो आपके ऋषिकेश वालों को बोलिए कि गांव में जनता एनआरसी लागू करे, हम आएंगे उनको वहां भगाने। हाँ, एक दो प्रतिक्रिया लेते हैं। सर मैं बता रही हूँ कि यहाँ ममूरा 59 से मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, और जो जिस पर आप ये शो चला रहे हैं वो अभी हम देखेंगे एक कंपनी के सामने 5-7 कैंप लगाकर और 8-10 बच्चे ले लेके अभी एक कैंप लगा है, जहाँ पर कोई अगर हिंदू ठेली वाला लगाता है तो कंपनी वाला तुरंत उसको भगा देता है, लेकिन उसको वहाँ पर रखा गया है। मुझे लगा कि मैं उतर के इन लोगों से पूछूं, लेकिन मैं थोड़ा डर गई कि कानूनी तरीका से। अगर अभी डरना नहीं है, अभी सुदर्शन में आइए आप, ठीक है ना? अगर मुझे इजाजत हो तो जब हम 5 को हटाने के लिए रेडी हो जाऊं, अगर भारत के एक नागरिक हटाने के लिए रेडी हो जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल हो सकता है। और सिर्फ क्या करना है, कानून अभी हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि यही उनको बचाता है। ठीक है ना? मैंने देखा कुछ जगह लोग उत्साहित होते हैं, डंडा लेके जाते। सिर्फ आप फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, हमको भेजिए, बाकी काम हम करेंगे। हाँ, पीछे ठीक है सर। जल्दी जल्दी कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। वेदों से उपनिषदों तक, उपनिषदों से आज तक, यदि हमारे देश में अकबर आया तो महाराणा प्रताप थे, जब ये औरंगजेब आया, ये अफजल खान आया था तो हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराठा थे, औरंगजेब के लिए हमारे पास गुरु गोविंद सिंह संभाजी महाराज थे। तब से आज तक डाइवर्सिटी बहुत बार हिंदुस्तान में होती है, लेकिन यूनाइटी भी उतनी है। सबसे ऊपर है संविधान। अब तक का जो लैप्सेस था वो ये था कि संविधान का पालन बहुत ही ढीला रहा। अब जब योगी जी और मोदी जी आए हैं, उन्होंने जनता को जागृत किया है, संविधान भी एक्टिवेट हो रहा है, तो घुसपैठे कैसे तय करेंगे हमारे देश का भविष्य? मुझे अब उम्मीद नहीं है। बिल्कुल करेंगे नहीं, लेकिन एक्शन लेनी पड़ेगी। हाँ, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार मानवता का उद्धार करता है और संक्रमण मानवता का विनाश करता है। तो हम लोगों को इस विषय को विशेष रूप से देखना चाहिए कि हमें संस्कार का अनुसरण करना है या हमें संक्रमण की तरह काम करना। जो ये घुसपैठी हैं, ये संक्रमण वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हम संस्कार वाला काम नहीं कर रहे। हम अपने संस्कारों को पता ना कब दफना चुके हैं। और अभी केवल शब्दों के संस्कार नहीं चाहिए, अभी लड़ने के संस्कार चाहिए। हाँ, ताकि हम उन संस्कारों के साथ सरकार के बजाय जनता ही इस कार्य को करे और इन घुसपैठियों का इलाज हमारी जनता करे। रिपीट नहीं, जरा नई बात कही। हाँ, आता हूँ। सॉरी एक उदाहरण देती हूँ। जर्मनी के अंदर शरणागत या जो भी जाना चाहता घुसपैठिए घुसने की कोशिश की, लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई थी और पानी की बोतल उनके खाने के लिए भी उनको दिया, बड़ा स्वागत किया गया। बाद में 6 महीने बाद यह नया वर्ष आया, उन्हीं महिलाओं की इतनी बेहुरमती की गई कि आत्मा कांप जाए। ऐसा क्या है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सीधे गोली मारते हैं, वो किसी को नागरिकता भी नहीं देते। नागरिकता सऊदिया ने दी, किसको दी? एक रॉबर्ट को दी।
क्या है, डेमोक्रेसी एक सॉफ्ट टारगेट है। कुछ हम भी दोषी हैं। जैसे ही हमें सस्ता नौकर महिला मिलती है घर का काम करने के लिए, हम उसको अपने घर में रख लेते हैं। वो कुछ दिन हमारे घर काम करती है, फिर पैसे बढ़ाने की बात करती है, फिर कहीं और चल जाती है। पूरा देखिए, जितने ई रिक्शा चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं, उनके पति चल रहे हैं। हमको भी व्यक्तिगत स्तर पर त्याग करना होगा। हाँ, एक मिनट, एक बात और कहती हूँ। झारखंड के अंदर वहां पे ये घुसपैठिए घुसे, उन्होंने वहां की आदिवासी औरतों से शादी करी, खुला नहीं दिया, तलाक नहीं दिया, उनके बच्चे, उसके बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी। वहां की सरकार क्या अंधी थी? उन्हें पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है। हड़प ली, 6 जिले वहां से समाप्त हो गए। घुसपैठ के मामले में मेरा अपना यह मानना है कि पूरे देश के लोग को जागना पड़ेगा और जागना चाहिए। मैं जितने भी RWA हैं या गांव की पंचायतें हैं या सामाजिक संगठन है, सबको घुसपैठ के मामले में एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन छेड़ करके जनता एनआरसी के साथ जुड़ जाए। उनको सारा प्लान हमारे पास रेडी है। RWA ने क्या करना है, फोनरवा ने क्या करना है, गांव के सरपंच ने क्या करना है, नगर सेवक ने क्या करना है, कंपनी के मालिक ने क्या करना है, सब कुछ रेडी है। फिर सिर्फ ज्वाइन हुई आंदोलन में सब आगे हो जाएगा। हाँ, तो ज्वाइन पब्लिक को चाहिए कि आंदोलन को ज्वाइन कराएं और करें। NRC.org पर और जानकारी उपलब्ध है। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। सुरेश जी, ये जो घुसपैठिए हैं, ये देश की निश्चित रूप से संप्रभुता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और ये जो गजवाए हिंद का जो इनका मिशन है, उसका एक फैक्टर है, जैसे जमीन जिहाद, लव जिहाद, ये भी जो घुसपैठिए हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है गजवाए हिंद का। और आने वाले समय में आप हिंदुस्तान में देखिए, पता नहीं कितनी जो है, जब जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहाँ जो है हम लोगों को परेशानी हुई है। सब जानते हैं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो घुसपैठियों को रोकना बहुत जरूरी है। ये देश का भविष्य तो तय करेंगे ही, नेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे बच्चों का भविष्य इनके हाथ में। हाँ, शॉर्ट में। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली ना दें, इसके लिए हमें आज समय निकालना ही होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बिल्कुल। और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना है। देश में पूरा हमें आगे आना है इसके लिए। बिल्कुल। हाँ, मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे डायरेक्ट पॉइंट पे आई। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, हिंदू धर्म हमको गाली देंगे तो भी हम ये बोलेंगे, लड़ेंगे, हमको प्रशंसा नहीं चाहिए। हाँ। हिंदू धर्म को आज शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जो है, आज अगर घुसपैठ को रोकना है, इन घुसपैठियों को रोकना है, इनके जो उद्देश्य है उसको रोकना है, तो शस्त्र का भी सहारा लेना पड़ेगा। जय श्री राम। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटक से लेकर कटक तक भगवा झंडा फहरा करके हिंदुओं को बचाया था, आज डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी धर्म योद्धा जनता एनआरसी लाके घुसपैठियों को भगा। अभी शुरुआत हुई है, जब झंडा लगाएंगे तब नाम लेना। धन्यवाद। नहीं, अभी घुसपैठियों को लेकिन ये लड़ाई लड़नी है और हमारे सारे महापुरुषों के प्रेरणा से लड़नी है। आज का कार्यक्रम इस स्टूडियो में हम पुनः देश को अपील के साथ समाप्त करते हैं कि लड़ाई लंबी है, केवल टीवी शो से होगा नहीं। टीवी शो केवल आपके जानकारी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और इसलिए 9209402204 पुनः बोलता हूं, 9209204204 पर मिस कॉल करिए और इस आंदोलन के साथ जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां पर इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन हो और मैं आऊं, तो आप हमको संपर्क करिए, हम वहां पर भी आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद। जन संवाद, खुला मंच,